आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न देखें। इससे पूर्व वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग भूल जाते हैं लाइक और शेयर करना। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हम पाठचर्या को प्रारंभ कर सकें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इनमें द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त जी त्रिवेदी युग के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, अब महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? तो कविता कामिनी कांत उपनाम से जाने जाते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प ए के साथ आप अगर उत्तर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर अगर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। चौथा विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें से कौन है? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें से कौन है? और अगर आपने उत्तर में सराहपा को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। बी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? और इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गुलाब राय। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का समय क्या है? तो आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1300-1800 ईस्वी तक इसमें माना जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगर यह विक्रमी संवत होता, देखिए गलती से आप अगर सी विकल्प के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर यह विक्रमी संवत होता तो यह विकल्प सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ईस्वी सन पूछा गया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो का 12 मासा वर्णन जो विरह का वर्णन है, यह किस महीने से प्रारंभ होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो विसल देव रासो का जो 12 मासा है वह प्रारंभ होता है कार्तिक मास से। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है?
निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो इसका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा कुमार रासो। विकल्प ए इसका कुमार रासो राइट आंसर हो जाएगा। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? और उत्तर अगर आप पृथ्वीराज रासो सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया शुक्ल के अनुसार पहला महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था श्रीचंद ने। विकल्प डी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? तो रामचरितमानस का अंगिरस शांत रस है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? गर्भरंडा रहस्य कृति के रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है कि सामान्यतः द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? तो सामान्य तौर पर द्विवेदी युग का समय काल सन 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी माना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? तो छायावाद को राष्ट्रीय नवजागरण से संबद्ध मानने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुख सागर के रचयिता कौन है? तो सुख सागर कृति के रचनाकार आपको बताना है। और सुख सागर कृति के रचनाकार का अगर आपने जवाब सदा सुखलाल सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल में रहस्यवाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं छायावाद युग की देन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो हृदय का मधुभार काव्य कृति लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? जूही की कली को अश्लील कविता कह करके वापस करने वाले कौन हैं? तो इसका उत्तर आपने अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ आप हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं श्रीधर पाठक। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में परिभाषित करने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। बी विकल्प इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? तो सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की रचना करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुण दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में अगर आपने घनानंद को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप। अगला प्रश्न, भारतेंदु की कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हेमंत कविता का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि इसमें से किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में अगर आपने श्रीधर पाठक को सेलेक्ट किया है तो आप सही जवाब के साथ हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, जो छायावादी काव्य में प्रमुख स्तंभों में है। अगला प्रश्न, निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? तो निराला की जो जूही कली है वह मुक्त छंद का उदाहरण है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान करने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य नामक कृति लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो छायावाद की जो लघुत्रयी है उसमें जयशंकर प्रसाद जी नहीं आते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है, जबकि महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी लघुत्रयी के अंतर्गत छायावाद के आते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा बनेगा इसका आपको जवाब देना है। और अगर अस्पृश्यता आपने विकल्प डी का चयन किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? और इसका उत्तर आपने चयन कर लिया 1900 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? तो राजा शिव प्रसाद जो हैं यह नागरी लिपि और आम फाम भाषा। विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और उत्तर में आपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद चुना है, तो राइट आंसर आपने चुना है ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं, तो इनमें नाथ सिद्धों में कौन गिने जाते हैं? और आपने नागार्जुन, चरपट और जलंधर को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप हैं, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती जो रचना है इसमें राष्ट्रीय भावना दर्शाई गई है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसमें वैदेही, वनवास, भारत भारती और पथिक तीनों ही काव्य ग्रंथ हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसज्ञ रंजन, विकल्प डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया जो गंगा अवतरण है उसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? कवि सम्मेलनों के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही जी, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रवृत्ति त्रिवेदी युग की नहीं है? इसमें कौन सी प्रवृत्ति त्रिवेदी युग की नहीं है? और उत्तर में हमने चुन लिया है मार्क्सवादी नियम, विकल्प डी इसका सही उत्तर है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है? और इसका जवाब अगर आपने चुना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? तो दिनकर का पर्यायवाची बनेगा प्रभाकर, विकल्प बी इसमें राइट आंसर है, प्रभाकर, बी ऑप्शन सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा आपको बताना है, और आपने उत्तर में बताया 1857 से 1900 ईस्वी तक, तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट आंसर है, बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत एक महाकाव्य है, गुप्त जी द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? और जवाब में आपने राम नरेश त्रिपाठी को दिया है, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है ऑप्शन बी विठलनाथ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अविंधन में संधि कौन सी है? अविंधन में संधि कौन सी है? और जवाब आपने लिखा
अपधन, ईंधन, अविंधन। विकल्प बी इसमें राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? तो सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन कृति जो उनकी है, यह एक महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है और इस रचना के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि कौन सी होगी? और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया व्यंजन, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन कविता संकलित है। परिवर्तन कविता जो है यह संकलित की गई है पल्लव में। विकल्प पल्लव काव्य संग्रह में परिवर्तन संकलित है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं। इसमें युग्मक ध्वनि का उदाहरण प्रसन्नता होगा। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57 है कि पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे इस प्रश्न पर। तो पंत द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य है लोकायतन, डी विकल्प आपने सेलेक्ट किया होगा। बिल्कुल सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, इसमें सही विकल्प इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निराला की लंबी कविता नहीं है। तो निराला की इसमें कौन सी लंबी कविता नहीं है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया वनमेला। डी विकल्प के साथ हैं आप। राइट आंसर है आपका। जबकि पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा और शिवाजी के पत्र, तीनों ही रचनाएं उनकी एक लंबी कविता के अंतर्गत हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इसमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सूरदास, कुंभनदास और गोविंद स्वामी, ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। नरोत्तम दास नहीं है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनोविकार में कौन सी संधि है? मनोविकार शब्द में सही संधि का चयन करना है और मनोविकार में विसर्ग संधि होगी। सी विकल्प आपने सही उत्तर बताया है। अगला प्रश्न है कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का संधि विच्छेद भौ धन उक बनेगा। सी विकल्प आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की इसमें से पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी शालवती है, जबकि पहली कहानी ग्राम है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? तो मानस के हंस में तुलसीदास की जीवनी का वर्णन है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। और खंजन नयन जो उपन्यास है वह सूरदास के जीवन पर आधारित है, जबकि पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी को ध्यान में रख के गांधी जी के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को जो है राजभाषा की दर्जा दी गई है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का जो
पहला नाटक है वह आनंद रघुनंदन है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हैं भिखारी ठाकुर। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह पंक्तियां आचार्य शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध श्रद्धा और भक्त से ली गई हैं। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन के। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मंद का विलोम क्या होगा? मंद का विलोम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। तो मंद का विलोम होता है द्रुत। मंद का मतलब धीमा, जिसको अंग्रेजी में स्लो आप कहते हैं, और द्रुत का मतलब होता है तेज या फास्ट। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ क्या होगा? इसका आपको जवाब देना है। जवाब हो जाएगा मूल्य आंकना। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पानी न मांगना का अर्थ क्या है? पानी न मांगना का अर्थ होता है मर जाना। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थाली का बैगन का क्या अर्थ होगा? तो थाली का बैगन का अर्थ इसमें होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। जैसे बैगन का भरता बना दीजिए, उसका कुछ पता नहीं होता, सब में मिल जाता है, वही हाल है सिद्धांतहीन व्यक्ति। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोनों ही विद्वान। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? तो स्त्री विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, औरत के लिए औरत किसकी कृति है? या औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? औरत के लिए औरत यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी रचना कितने पाकिस्तान के लिए। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर ट्रिक करिए। तो 33 होती है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार का होता है? छंद कितने प्रकार का होता है? इसका आपको जवाब बताना है। छंद आपका जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाघव चिन्ह क्या होता है इसमें, उसका आपको जवाब बताना है। तो लाघव चिन्ह इसमें कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प
3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त का पर्यायवाची शब्द जैसे लिखा जाता है ना, प्रो या डॉक्टर या पीटी, यह जो चिन्ह है यही लागू चिन्ह। आगे, रक्त का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? रक्त का इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शोणित, रुधिर और खून पर्याय हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द है, तो मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प, वह घर से बाहर यानी घर से अलग हो जा रहा है, अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है, अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो विकल्प 2 इसका, विकल्प 3 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 वचन, 2 वचन। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो घोड़ा शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि क्रा तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पैठों काल, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां लिखी गई हैं लुइपा द्वारा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन? अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य देवसेन। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 परमाल रासो। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो जवाब हो जाएगा, चारण साहित्य जो है वह रासो साहित्य का दूसरा नाम है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति युग को स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें वल्लभाचार्य की कौन सी कृति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, राम रक्षा स्तोत्र, यह रामानंद की कृति है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह रसखान की पंक्ति है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतल में कथा किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतल जो कृति है इसमें कथा वर्णित है दुष्यंत और शकुंतला की। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर कृति जो लिखी गई है वह भागवत पुराण पर आधारित है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह विद्यापति की पंक्तियां हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं, तो रीतकाल के साक्षात रसमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं घनानंद। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि कौन है? तो रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि हैं भिखारी दास। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां लिखी गई हैं भिखारी दास द्वारा। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतकाल को कलाकाल की संज्ञा देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की? तो नायिका भेद की रचना करने वाले हैं सूरदास साहित्य लहरी। उनकी नायिका भेद पर आधारित साहित्य लहरी में। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां लिखी गई हैं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न, कौन कवि छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? इसमें से कौन कवि जो छायावादी हैं और संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कहे जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प 3 सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है या शीर्षक कविता किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी कृति नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1
उनकी कृति है। जौहर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा नागार्जुन। विकल्प ए किसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? निराला की बादल राग कविता का संबंध आपको बताना है। तो निराला की जो बादल राग कविता है यह प्रगतिवादी चेतना पर आधारित है। विकल्प ए किसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञेय का है। विकल्प ए किसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीतकार नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र। विकल्प एक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो कृति है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प दो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा नहीं? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया इसमें भोजपुर का ठग उपन्यास नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि धुनिया और झुनिया, धनिया होना चाहिए, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा इसका गोदान। विकल्प तो इसका। प्रश्न, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी यह कहानी विधा की रचना है। विकल्प दो इसका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी कहानी इसमें नहीं है? तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई इसमें मलबे का आदमी। विकल्प दो राइट आंसर हो जाएगा कहानी। सारथी, पठार का धीरज और रेल की सीट अज्ञेय की कहानी। अगला प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द बने प्रभाकर। विकल्प दो इसका राइट आंसर। अगला, दादा कामरेड के लेखक कौन? दादा कामरेड कृति जो इसके रचनाकार कौन है? यह यशपाल की रचना है। विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो मृणाल जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है। विकल्प दो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित? कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग वर्णित है आत्मजयी में। विकल्प चार इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें प्रिय प्रवास, कामायनी और साकेत तीनों ही महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। पल्लव इसका विकल्प दो राइट आंसर हो जाए। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।